तो क्या इंडिया गठबंधन में जा रहे थे अजीत पवार? अब एनसीपी का क्या होगा? खतरे में है महायुति सरकार। एनसीपी को साथ लाएंगे सुप्रिया सुले, शरद पवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदर की बात। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया अजीत पवार की विमान हादसे में दर्दनाक मौत ने न सिर्फ राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है, बल्कि उनकी पार्टी एक ऐसे असमंजस भरे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जिसके भविष्य पर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। ऐसे में अंदर की बात के इस एपिसोड में हम उन 5 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है, क्या इंडिया गठबंधन में जाने वाले थे अजीत पवार? सवाल नंबर 2, बीजेपी के साथ पवार के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे? सवाल नंबर 3, अजीत पवार के बाद पार्टी की कमान किसे मिलेगी? सवाल नंबर 4, पवार की जगह उनके परिवार से ही क्या नया डिप्टी सीएम बनेगा? और सवाल नंबर 5, क्या एनसीपी में शरद और अजीत गुट का अब फिर से विलय हो सकता है? ये वो सवाल है जो महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के दोनों गुटों का भविष्य तय करेंगे, महाराष्ट्र की सियासत तय करेंगे। इसमें सबसे पहले बात सवाल नंबर 1 की कि क्या इंडिया गठबंधन में जाने वाले थे अजीत पवार? तो आपको बता दूं, अजीत पवार के इंडिया गठबंधन में जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन उनके निधन से ठीक पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे थे। जनवरी 2026 में अजीत पवार और शरद पवार के बीच नजदीकियां बढ़ती देखी गईं। उन्होंने हाल ही में हुए पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनावों के लिए एक गठबंधन भी किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत पवार ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था। बीजेपी शिवसेना गठबंधन से अलग अपनी पहली सूची भी जारी कर दी थी। संजय राउत ने, जो कि विपक्ष के नेता हैं, दूसरे गुट के नेता हैं, उन्होंने दावा किया था कि अजीत जल्द ही महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन में वापस लौट सकते हैं। इतना ही नहीं, 23 जनवरी 2026 को अजीत पवार ने शरद पवार से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों गुटों के विलय की अटकलें काफी तेज थी। अजीत परिवार के ये कदम साफ संकेत दे रहे थे कि वो महायुति छोड़कर वापस अपने चाचा के साथ शामिल होने की तैयारी में थे, ताकि भविष्य में उनके मुख्यमंत्री बनने के रास्ते खुल सकें। अजीत महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने रिकॉर्ड 6 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनके मन में दबी मुख्यमंत्री बनने की चाहत भाजपा के साथ रहते तो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा थी कि वो महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के पास वापस लौट जाते। अब सवाल नंबर 2 कि क्या बीजेपी के साथ पवार के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे? तो आपको बता दूं कि बीते कुछ महीनों में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन और एनसीपी अजीत पवार के बीच टकराव के कई मौके बने। जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में उसके दौरान पुणे हो या फिर पिंपरी चिंचवाड़ हो और मुंबई बीएमसी में महायुति के प्रत्याशियों में सीधे मुकाबला हुआ। इसके बाद कुछ जगहों पर बीजेपी ने एनसीपी नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। भाजपा के इस कदम से एनसीपी में असंतोष बढ़ा। अजीत पवार ने कुछ मौकों पर गठबंधन को पावर हंग्री तक कह दिया था। वहीं रवींद्र चव्हाण और चंद्रशेखर बावनकुले जैसे बीजेपी नेताओं ने अजीत के खिलाफ बयान दिए थे। इसके बाद हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में पवार परिवार को, उसके गढ़ को तोड़ दिया। अजीत और शरद पवार ने गठबंधन किया, लेकिन दोनों हार गए। दरअसल अजीत के गुट और बीजेपी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई थी। कहा जा रहा था कि अजीत गुट की मांग ज्यादा सीटों की थी, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। इसके अलावा 2024 में अजीत गुट से गठबंधन के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटकर 9 रह गई थीं। आरएसएस के लोग भी बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन से खुश नहीं थे। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी की आलोचना की थी कि भ्रष्टाचार के आरोपी अजीत पवार के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत थी। ये सारी बातें इशारा कर रही थी कि भले ही अजीत पवार महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अंदर से बीजेपी से उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, जिसका असर अब आने वाले वक्त में एनसीपी के भविष्य के फैसलों में दिख सकता है। इसके बाद अगला बड़ा सवाल कि अजीत पवार के बाद पार्टी की कमान किसे मिलेगी? तो वैसे तो अजीत पवार के अचानक निधन से पार्टी में कोई स्वाभाविक या सर्वमान्य नेता फिलहाल नजर नहीं आता,
लेकिन अजीत पवार के करीबी और एनसीपी अजीत गुट के एक सीनियर नेता के मुताबिक फिलहाल पार्टी की कमान के बहुत सारे दावेदार हैं, कई दावेदार हैं। इसमें सबसे पहला नाम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का है, जो पार्टी की विरासत की मुख्य उत्तराधिकारी मानी जा रही हैं। सुनेत्रा न केवल राज्यसभा सांसद हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों और बारामती टेक्सटाइल कंपनी जैसी संस्थाओं के माध्यम से जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं। सुनेत्रा के बाद जिनकी दावेदारी बेहद मजबूत है, उनका नाम है पार्थ पवार, जो अजीत पवार के बड़े बेटे हैं। पार्थ ने 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पिछले कुछ सालों में वो सक्रिय राजनीति से थोड़े दूर रहे हैं और अधिकतर पारिवारिक व्यवसाय वो संभाल रहे थे। ऐसी अटकलें हैं कि वो बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार भी हो सकते हैं। पार्टी की विरासत अगर उनकी मां को नहीं मिली तो उन्हें सौंपी जा सकती है। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार की भी दावेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जय पवार ने अब तक कोई भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। वो सार्वजनिक जीवन में कम ही सक्रिय रहे और अधिकतर अपना समय पारिवारिक व्यवसाय संभालने में बिताते हैं। 2024 के चुनावों के दौरान जय को बारामती और अन्य क्षेत्रों में प्रचार करते हुए और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जरूर देखा गया था। ऐसे में हो सकता है कि पिता के निधन के बाद पार्टी में उनकी अब सक्रियता थोड़ी बढ़ जाए। वहीं दावेदारों में जयंत पाटिल का भी नाम है, जो 30 सालों से ज्यादा समय से विधायक हैं और महाराष्ट्र सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। वहीं सुनील तटकरे का भी दावा मजबूत बताया जा रहा है, जो एनसीपी के एकमात्र लोकसभा सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अजीत गुट में उनके करीबी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल भी पार्टी के विरासत को आगे बढ़ाने के एक प्रमुख दावेदार हैं। यही वो चेहरे हैं जिनमें से किसी एक को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इसके बाद अगला बड़ा सवाल कि क्या अजीत पवार की जगह उनके परिवार से कोई नया डिप्टी सीएम बनेगा। तो आपको बता दूं कि ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि पार्टी के अंदर नेतृत्व के संकट की वजह से किसी नए चेहरे को तुरंत डिप्टी सीएम बनाना आसान नहीं होगा। मौजूदा राजनीतिक हालातों में पार्टी को पहले यह तय करना होगा कि संगठन का नेतृत्व कौन संभालेगा, लेकिन ज्यादातर संभावना यही है कि अजीत की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा को नया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सुनेत्रा खुद एक राजनीतिक घराने से आती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल की वो बहन है और खुद भी लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय रही हैं। 2024 में एनसीपी अजीत गुट के टिकट पर बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी शरद गुट की प्रत्याशी सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो कि रिश्ते में उनकी नंद हैं। ये वही बारामती सीट है जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। सुनेत्रा करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई थी। इसके बाद सुनेत्रा को एनसीपी अजीत गुट से राज्यसभा सांसद बना दिया गया था। ऐसे में सुनेत्रा ही उप मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही हैं। इसके बाद अगला सवाल, क्या एनसीपी में शरद और अजीत गुट का अब फिर से विलय हो सकता है। तो लगभग 2 साल पहले 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी का एक बड़ा गुट बनाया और बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के साथ महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। 2024 में चुनाव आयोग ने इसी गुट को असली एनसीपी का नाम, चुनाव चिन्ह घड़ी और पार्टी का आधिकारिक दर्जा दिया। वहीं शरद पवार वाला गुट अब एनसीपी शरद पवार या एनसीपी एसपी के नाम से जाना जाता है। सीनियर एनसीपी नेता के मुताबिक अजीत और शरद पवार के बीच बीते कुछ महीनों से बातचीत चल रही थी और दोनों जिला परिषद चुनाव अजीत पवार के नेतृत्व में ही लड़ने पर सहमत हो गए थे। दोनों गुटों के एक साथ आने पर यह भी माना जा रहा था कि पूरा संगठनात्मक नियंत्रण अजीत पवार के पास ही रहेगा। एनसीपी नेता ने बताया कि दोनों गुटों के बीच मर्जर को लेकर अंदर खाने सहमति बन चुकी थी। अजीत, शरद और दोनों गुटों के कुछ सीनियर नेताओं के बीच करीब 10 दिनों पहले बैठक भी हुई थी। इस बैठक में तय हुआ था कि आने वाले कुछ महीनों में दोनों एनसीपी तकनीकी रूप से एक होंगी और पूरी लीडरशिप अजीत पवार के पास जाने वाली थी। इस पर शरद पवार की भी सहमति मानी जा रही थी। हालांकि ये अटकलें लंबे समय से चल रही थी कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ सकते हैं, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और जितेंद्र आवाड जैसे सीनियर नेता इस विलय के खिलाफ रहे हैं। लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद अगर शरद पवार विलय का फैसला करते हैं तो फिर इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है। दरअसल एनसीपी की मूल विचारधारा सेक्युलरिज्म और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित रही है, जो कि बीजेपी से मेल नहीं खाती है। एनसीपी को मुसलमानों के भी वोट चाहिए,
बीजेपी को नहीं चाहिए। तो एनसीपी सेकुलर राजनीति करती है, शरद पवार सेकुलर राजनीति करते हैं, बीजेपी से उलट। ऐसे में अजीत गुट के साथ विलय तभी हो सकता है जब अजीत गुट के नेता बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का साथ छोड़कर शरद गुट और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने को राजी हो, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्हें सत्ता का साथ छोड़कर विपक्ष की कुर्सी पर बैठना होगा। और जब सारी लड़ाई ही सत्ता में बैठने की हो तो ऐसा हो पाना लगभग नामुमकिन लगता है। हालांकि बीजेपी के एक सीनियर नेता ने एक बड़े उलटफेर की भविष्यवाणी जरूर की है, जो एनसीपी के मौजूदा हालातों को बदल सकता है। भविष्यवाणी है कि एनसीपी के कुछ नेता शरद पवार के साथ जाएंगे और बाकी बीजेपी में जुड़ जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि आसमानी अटकलों के बीच जमीन पर आखिरकार क्या होता है। तो ये वो सवाल थे जो इस वक्त पूरी केंद्र में, महाराष्ट्र में, सभी सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। उम्मीद करता हूं अंदर की बात के इस एपिसोड में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। एक बार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।